हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन है मैं बात करने वाला हूँ 67th बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के मैथ्स ऑप्शनल के बारे में। और मैथ्स ऑप्शनल को कैसे पढ़ें, ऑप्शनल का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का, ये सब बात करेंगे। ये लाइव क्लास के लिए ओरिएंटेशन लेक्चर हम लाइव क्लास लेके आएंगे और सारा सिलेबस जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए वो मैं बात करूँगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए क्या करना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, आई विल टॉक अबाउट दैट। एंड हाउ मच सिलेबस यू शुड डू, कितना सिलेबस आपको करना है, आई विल टॉक अबाउट दैट। पूरा सिलेबस नहीं करना है। तो जो आज का सेशन का एजेंडा हमारा है, एजेंडा जो है, पहला मैं डिस्कस करूंगा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल इन दिस एग्जाम, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल इन दिस एग्जाम। दूसरा, मैथ्स एज एन ऑप्शनल, मैथ्स एज एन ऑप्शनल, ये बात करूंगा मैं कि मैथ्स ऑप्शनल कैसा है और किस तरह से हम इसको अटेम्प्ट लेंगे, ये हम बात करने वाले हैं। और फिर हु कैन टेक मैथ्स, हु कैन टेक मैथ्स, मैथ्स ऑप्शनल कौन ले सकता है, ये बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ कन्फ्यूजन है मैथ्स के बारे में, वो बात करेंगे। कन्फ्यूजन मतलब मैं ये बात करने वाला हूँ कि मैथ्स में ज़्यादा थ्योरी आता है या न्यूमेरिकल आता है, ये सब हम बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, जो इस पेपर का पैटर्न है उसकी हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे हाउ टू स्कोर मोर, हाउ टू स्कोर मोर इन दिस पेपर। बहुत लोग बहुत तैयारी कर लेते हैं और बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। फिर हम थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। फिर कौन कौन से बुक्स हैं, थोड़ा सा बुक्स की बात कर लेंगे। एंड देन आई विल टॉक अबाउट माई अप्रोच, मेरा अप्रोच क्या होगा। एंड देन आई विल टॉक अबाउट टेस्ट, देन आई विल टॉक अबाउट टेस्ट। ये हम बात करने वाले हैं, राइट। तो ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा है आज के सेशन का। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल, मैथ्स एज एन ऑप्शनल, हु कैन टेक मैथ्स, कंफ्यूजन क्या है फॉर दिस पेपर, व्हाट इज द कंफ्यूजन, व्हाट इज द कंफ्यूजन, वो बात करेंगे। पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या है, हाउ टू स्कोर मोर, सिलेबस डिस्कशन। और फिर हम बात करेंगे व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, और बुक्स, मेरा अप्रोच क्या रहेगा लाइव क्लास में, और टेस्ट की हम बात करेंगे, राइट। तो आई होप आपको एजेंडा तो समझ में आ गया होगा, आई होप आप एजेंडा तो समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल, importance of optional in this exam, importance of optional in this exam। ठीक है, importance of optional in this exam, क्या importance है। जहाँ तक मेंस के बारे में है तो आप लोगों को इस पेपर के बारे में, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का और कितने पे सिलेक्शन होता है, ये तो आई होप जानकारी होनी चाहिए। जो न्यू लर्नर हैं, जो नया तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा इंसाइट मिल जाएगा कि ऑप्शनल का क्या इम्पोर्टेंस है।
जैसा कि आपको पता है कि इसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऑप्शनल एंड इंटरव्यू इसी 4 पे मेरिट बनता है कि कौन सा आपको जॉब दिया जाएगा। तो मेरिट के अकॉर्डिंग मिलता है और आपका प्रेफरेंस भी होता है वहाँ पे। तो आपका मार्क्स क्या है, रैंक क्या है और आपका प्रेफरेंस क्या है, अकॉर्डिंगली आपको जॉब अलॉट होता है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है? GS1 300 मार्क्स का, ये भी 300 मार्क्स का, ऑप्शनल भी 300 मार्क्स का और इंटरव्यू 120 का। तो 1020 मार्क्स का ये पेपर है। कितना पेपर है? तो 1020 का। कितना अचीवेबल है, मतलब कितना अचीव कर सकते हैं मार्क्स, अचीवेबल कितना है? मैं एवरेज मार्क्स की बात करूंगा। जीएस पेपर 1 पेपर 2 में मैं बात कर रहा हूं इसमें अप्रॉक्सीमेटली 130। जीएस पेपर 1, इट कुड बी 140 ऑल्सो, इट कुड बी 150 ऑल्सो। जो अच्छे बहुत अच्छा तैयारी किए हैं तो दे माइट स्कोर मोर देन 150 ऑल्सो, बट एवरेज मैंने 130 135 लिया। और GS2 में भी मैं उतना ही मार्क्स ले रहा हूँ 130, राइट, उतना ही मार्क्स ले रहा हूँ। इट कुड बी 140 ऑल्सो, अगर आप अच्छा तैयारी किए तो 140। मैं एवरेज मार्क्स की बात कर रहा हूँ। सो 130 एंड 130। और इंटरव्यू में मान लो मैं 70 मार्क्स लेता हूँ एवरेज। तो आप देखो 260 यहाँ पे ऐड करोगे और 70 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 330 हो गया। और अच्छे जॉब के लिए 540 मार्क्स लगभग चाहिए, 530 to 540, डिपेंडिंग ऑन एग्ज़ाम ईयर पे डिपेंड करता है कितने बच्चे अपीयर हुए, किस तरह का पेपर आया, कैसे बच्चों का परफॉर्मेंस हुआ। सो डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज जिनका 530 to 540 मार्क्स है, अच्छे ऑब्वियसली जॉब उनको मिल ही जाएंगे, अच्छा जॉब मिल जाएगा, ऊपर के जॉब मिल जाएंगे। तो अब देखो 540 के लिए यहाँ पे मैंने जोड़ा 260 प्लस 70 दैट इज 330। तो इसका मतलब लगभग 210 मार्क्स चाहिए आपको ऑप्शनल में। ऑप्शनल में 200 प्लस मार्क्स इज ऑलवेज वेरी गुड मार्क। 200 प्लस मार्क्स इज ऑलवेज वेरी गुड मार्क। 210 चाहिए अगर अच्छे जॉब चाहिए। 220 लाते हैं, 230 लाते हैं तो और अच्छी बात है। अब मैथ्स ऑप्शनल कहाँ पे स्टैंड करता है इस स्कीम में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि मैथ्स ऑप्शनल इसमें कहाँ पे स्टैंड करता है। तो देखिए मैथ्स ऑप्शनल की स्टैंडिंग, मैथ्स ऑप्शनल की स्टैंडिंग, मैथ्स ऑप्शनल की खास बात है कि आप या तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, आता है या नहीं कर सकते हो। तो इसमें मान लो 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आपको 25 में 25 भी आ सकते हैं, 24 भी आ सकते हैं, 23 भी आ सकते हैं अगर आप अटेम्प्ट लिए हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि BPSC एग्ज़ाम में स्केलिंग नहीं होता है इन कंपैरिजन टू UPSC एग्ज़ाम। इसलिए मैंने बोला कि जितना आप लिखते हो, स्टेप्स अच्छे हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर है, देन यू कैन स्कोर 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स। तो मैथ्स के क्वेश्चन या तो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, तो 0 मार्क्स आने का भी चांस है। अगर बनता है और पूरा नहीं आता है तो आप स्टेप्स भी लिखते हो तो स्टेप मार्किंग भी इसमें होता है। तो ये एग्जैक्ट पेपर है। एग्जैक्ट पेपर का मतलब जितना लिखे, स्टेप्स ठीक हैं, उतने ही मार्क्स आएंगे। तो मैथ्स ऑप्शनल में 225 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। एक्सेप्शनल बातें मैं नहीं करूँगा कि 250 प्लस 270 प्लस आ गया तो वेल एंड गुड, ये चांस की बात है। अभी जाता है जो आप पढ़ के गए हो वो क्वेश्चन आपको मिल गया एग्जाम में, सो दैट इज़ बेसिकली द मैटर ऑफ चांस। बट आप अच्छा मेहनत किए हो, ठीक ठाक सिलेबस कवर करके गए हो, और जो भी कवर करके गए हो बढ़िया से कवर करके गए हो, अच्छी प्रैक्टिस है, तो आपको और स्टेप्स सारे लिखते हो, you can score 225 plus marks out of 300 in maths. That is achievable, that is doable. ठीक है, 225 प्लस मार्क्स किसी भी पेपर में लाना BPSC एग्जाम में मायने रखता है ऑप्शनल में। ठीक है,
मैथ्स में आप ला सकते हो, इट इज़ अचीवेबल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं बता दूं, एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 12, तो ये 300 मार्क्स का पेपर हुआ। और 225 मार्क्स लाने के लिए अगर 5 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लिए आप, 5 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लिए, 5 में ऑब्वियसली एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होता है, तो 10 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए, मतलब आपका अटेम्प्ट 250 मार्क्स का हो गया। और ढंग से अटेम्प्ट लिए 250 मार्क्स का, तो 225 प्लस पूरा चांस है आने का। अगर आप 5.5 क्वेश्चन कर लिए तो 250 प्लस आने का चांस। अगर आप 6 के 6 क्वेश्चन कर लिए तब तो 270 भी आ सकता है, 280 भी आ सकता है। आया है, ऐसा कि नहीं आया है बच्चों को, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर कि हु कैन टेक मैथ्स। अब मेरे पास तरह तरह के फ़ोन आते हैं। कोई बच्चा बोलता है कि मैं 12th तक मैथ्स मेरा बहुत अच्छा था, मैं ग्रेजुएशन में कुछ और ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैथ्स ले सकता है क्यों नहीं ले सकता हूँ। या कोई बीटेक किया है, कोई बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है, कोई बीएससी जनरल किया है। ये सब तरह तरह के फ़ोन मेरे पास आते रहते हैं, तो उसका मैं आंसर दे रहा हूँ कि हु कैन टेक मैथ्स, हु कैन टेक मैथ्स। तो हु कैन टेक मैथ्स, देखो नेक्स्ट हमारा है हु कैन टेक मैथ्स। मैं 3 कैटेगरी में रख रहा हूँ कि बच्चों को कि जो मैथ्स ले सकता है। एक पहला कैटेगरी उन बच्चों का जो मैथ्स ऑनर्स किए हैं या बीटेक किए हैं। पहले 2 रखा मैंने, मैथ्स ऑनर्स और बीटेक। मैथ्स ऑनर्स वाले बच्चे ऑलमोस्ट जो बीपीएससी के सिलेबस में मेंशन है, ऑब्वियसली मैथ्स ऑनर्स वाले सारे पढ़ते हैं अपने ग्रेजुएशन में, राइट। बीटेक वाले बच्चे, इनका एक पेपर होता है इंजीनियरिंग मैथ्स। इंजीनियरिंग मैथ्स में लगभग बहुत सारा पार्ट बीपीएससी सिलेबस का वो पढ़ लेते हैं, ऑल्दो उस लेवल का नहीं पढ़ते हैं, बट क्लोज टू द लेवल ऑफ एग्जाम पढ़ ही लेते हैं। बस उनको उन चीज़ों को फिर से रिकॉल करना होता है और थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है। कुछ चीज़ें बीटेक वाले नहीं पढ़ते हैं, जैसे रियल एनालिसिस का बहुत सारा पार्ट नहीं पढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा का बहुत सारा पार्ट नहीं पढ़ते हैं, तो वो सब उनको तैयारी करना पड़ता है। तो मैथ्स ऑनर्स और बीटेक वाले को बेसिकली कह सकते हो कि सिलेबस उनका एक बार पढ़ा हुआ होता है, बस उनको चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है या फ्रेश करना पड़ता है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वो लोग इस ऑप्शनल को आराम से रख सकते हैं और 225 प्लस अचीव कर सकते हैं। तो एक तो कैटेगरी ये हो। दूसरा कैटेगरी ये है कि जो फिजिक्स ऑनर्स किए हैं या केमिस्ट्री ऑनर्स किए हैं या बीएससी जनरल किए हैं, राइट, या स्टैट्स ऑनर्स किए हैं, या आजकल और भी कोर्सेज होते हैं, फिजिकल साइंस पढ़े हैं मान लो, तो इन सब जगह उनको मैथ्स पढ़ना पड़ता है। सेमेस्टर वाइज एग्जाम है तो हर एक सेमेस्टर में लगभग पढ़ना ही पड़ता है, या ईयर वाइज एग्जाम होता है ग्रेजुएशन में तो वहाँ भी मैथ्स पढ़ना पड़ता है। तो ये लोग, ये जो कैटेगरी हैं, ये भी मैथ्स का जो सिलेबस बीपीएससी का है उसका बहुत सारा पार्ट अपने ग्रेजुएशन डेज में पढ़ते हैं, ऑल्दो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, या मान लो पेपर मेन पेपर नहीं है मैथ्स मान लो, तो वो उतने ढंग से नहीं पढ़ पाते, बट उनको एक सिलेबस का आइडिया होता है। सो दे नो द सिलेबस, दे अंडरस्टैंड मैथ्स, उनके लिए कोई ग्रीक और लैटिन नहीं होता है मैथ्स। तो दूसरा कैटेगरी ये है, इनको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा तैयारी करने में इन कॉम्पेरिजन टू दीज स्टूडेंट हु हैव डन मैथ्स ऑनर्स एंड बीटेक, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी है ऐसा बच्चा जो 12th तक मैथ्स रखा है और उनका मैथ्स बहुत अच्छा है, मतलब 12th तक बहुत अच्छा रहा है, बट इन ग्रेजुएशन उन्होंने कोई ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है। ये बच्चे ही मुझे फ़ोन करते हैं कि मैं रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। यस, आप रख सकते हैं। अगर आपका 12th तक मैथ्स बहुत अच्छा रहा है, रख सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आपको कुछ पेपर
ऑनर्स वाला पढ़ना पड़ेगा पहले से, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं, ऐसा नहीं तैयार नहीं कर सकते। तो 4 पेपर है, 2-3 किताब है जो आप पढ़ लेंगे। अपार्ट फ्रॉम 12th मैथ्स, ये तो आपको 11th-12th मैथ्स को तो रिकॉल करना ही पड़ेगा, रिवाइज करना ही पड़ेगा, प्लस सम बुक्स फ्रॉम ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, ठीक है। तो और मैं कह सकता हूँ कि आप मैथ्स ऑनर्स की किताब नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग मैथ का किताब खरीद लें, ग्रेवाल की किताब आती है, काफ़ी फेमस है, ग्रेवाल की किताब आती है, उसमें वो टॉपिक कर लें जो आपके सिलेबस में, पहली बार उसको एक बार पढ़ लें तो आपको एक सिलेबस का आइडिया हो जाएगा और फिर यू कैन प्रिपेयर। तो थोड़ा सा ज़्यादा समय आपको लगेगा बट यू कैन प्रिपेयर। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका 12th में मैथ्स बहुत अच्छा था, 11th-12th में इंटरेस्ट है मैथ्स में। एक चीज़ इन सभी के अलावा कोई भी स्टूडेंट हो, मैं बता दूँ, कोई भी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट, मैथ्स उन्हीं को लेना चाहिए जो 1-2 घंटे मैथ्स लगातार पढ़ते हैं और बोर नहीं होते हैं। 1-2 घंटे लगातार पढ़े और बोर नहीं हुए तो उनको जरूर मैथ्स लेना चाहिए। इट मीन्स द स्टूडेंट हैज इंटरेस्ट इन मैथ्स। ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट पढ़े बोर हो गए मैथ्स पढ़े तो उनको नहीं लेना चाहिए। आप 1-2 घंटा लगातार एक सिटिंग में पढ़ते हो और आपको बोर नहीं होते हो, देन यू कैन टेक मैथ्स। मैथ्स इज योर कप ऑफ टी, आप कर सकते हो। तो मैंने 3 कैटेगरी में बच्चों को बांट और मैंने बताया कि किनको क्या कितना मेहनत करना पड़ेगा। इनको मैथ्स ऊपर वाले कैटेगरी को थोड़ा कम मेहनत करना पड़ रहा है, सेकेंड कैटेगरी को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और थर्ड कैटेगरी को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जब हमसे आप जुड़ेंगे तो थर्ड कैटेगरी वाले को और सेकंड कैटेगरी को बताऊंगा भी कि आपको क्या क्या पहले कर लेना चाहिए, तब आपको तैयारी करना चाहिए, मतलब तब रियल सिलेबस पे आना चाहिए, राइट। ओके, नाउ कुछ कन्फ्यूजन है मैथ्स के बारे में। कन्फ्यूजन क्या है? आई थिंक मैं क्लियर हूँ आपको ये बताने में कि कौन से कैटेगरी का स्टूडेंट इस मैथ्स ऑप्शनल को ले सकता है। नाउ व्हाट इज द कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है मैथ्स को लेकर कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पेपर है, बहुत सारे थ्योरम्स रटने पड़ते हैं, प्रूफ उसके, बहुत सारे डेफिनेशन रटने पड़ते हैं। ये सब मैं बताऊं, ये कन्फ्यूजन गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा थ्योरम का प्रूफ नहीं रटना पड़ेगा आपको, बहुत सारा डेफिनेशन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन का ट्रेंड होता है समथिंग डिफरेंट, उनको ही पता है कि आप सारा थ्योरम का प्रूफ रट के नहीं जा सकते एग्जाम में। तो थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, थ्योरम्स का प्रूफ बहुत रटना नहीं है, डेफिनेशन ये बहुत रटना नहीं है। मेनली इसमें न्यूमेरिकल मतलब प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं। सम पॉपुलर थ्योरम्स बट शॉर्ट, छोटे थ्योरम्स के प्रूफ पूछे जा सकते हैं, दैट कैन बी आस्क्ड, बट मेनली प्रॉब्लम्स सॉल्व करना होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सम पॉपुलर थ्योरम, छोटे थ्योरम जिसका प्रूफ छोटा है, वो भी पूछे जा सकते हैं। ये एक्सपेक्ट करता है कि ये बच्चे को पता होगा एंड बच्चा स्टूडेंट कैन राइट द प्रूफ ऑल्सो, ठीक है। जो छोटे प्रूफ हैं वो, और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही नोन, ठीक है, वो थ्योरम आ सकते हैं, बट प्रूफ छोटा होना चाहिए। बहुत नोन भी थ्योरम है, प्रूफ बहुत बड़ा है, दे विल नॉट आस्क। अभी तक का मैं पिछले 6-7 एग्जाम का पैटर्न देख के बता सकता हूँ, राइट। अब प्रॉब्लम्स कितने आते हैं, तो मैं बोलूँ मोर देन 90% प्रॉब्लम ही सॉल्व करना होता है, मोर देन 90%, और थ्योरी में लेस देन 10%, ठीक है। तो क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना है और बड़ा ही मतलब कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ऐसे आते हैं कि सबको पता है कि इस तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, जो थोड़ा बहुत मैथ्स का जानकारी रखता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आता है, नहीं, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं आता है। आपको प्रोसेस पता है, मेथड पता है, यू कैन डू दोज प्रॉब्लम्स। बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग प्रॉब्लम नहीं आता कि आप प्रॉब्लम लेके बैठ रहे हो, एक एक स्टेप ध्यान करो क्या हो सकता है, नहीं, आसान प्रॉब्लम होता है। आपको प्रोसेस पता है तो आप कर सकते हो, 1-2 बार 3 बार आप पढ़े हो उस प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को आप सॉल्व कर सकते हो आराम से।
तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड एग्जाम है, थ्योरी बहुत कम होता है। मैं बोला कि मोर देन 90% प्रॉब्लम ही पूछता है, लेस देन 10% थ्योरम का प्रूफ होता है। और जो भी थ्योरम पूछता है बहुत ही छोटा प्रूफ वाला, बहुत बड़ा नहीं, पॉपुलर। जो भी थोड़ा बहुत मैथ्स जानता है उनको पता है कि कौन कौन सा थ्योरम पॉपुलर है। बाकी मैं बता ही दूंगा एग्जाम क्लास में कि ये पॉपुलर है, एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम भी चैप्टर वाइज सेट है कि इस तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं और वही आते हैं, राइट। एकदम सेट है कि यही आएंगे, इसी तरह के आएंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा होता है एग्जाम में, किस तरह का पैटर्न क्वेश्चन का होता है। तो नेक्स्ट हम बात करें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। एग्जाम में दो सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। इसमें 6 क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें भी 6 क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। 6 क्वेश्चन होता है। आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट लेना है और 3 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट लेना है। ये इतना अटेम्प्ट लेना है। और हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर होता है। 6 क्वेश्चन मतलब 6 × 50 मार्क्स। तो क्वेश्चन में 2 पार्ट होगा, दो क्वेश्चन होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है। और ये 25 मार्क्स का पहला क्वेश्चन होगा और 25 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन होगा। तो इन ऑल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना मतलब 6 × 2 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं 25-25 मार्क्स का, राइट। ये मत समझना कि देखो एक क्वेश्चन जिसमें 2 पार्ट होते हैं, हो सकता है सेम टॉपिक से दोनों पार्ट हो जाए, ठीक है, या हो सकता है एक पार्ट किसी और टॉपिक से है, दूसरा पार्ट किसी और टॉपिक से, ये भी रहता है। तो इस एक पूरे क्वेश्चन करने के लिए 2 टॉपिक आपको करना पड़ेगा, है। ये पैटर्न होता है। 6 क्वेश्चन करने, टोटल 12 क्वेश्चन वो पूछते हैं, राइट। तो ये आपको करना होता है। मैंने बताया कि पार्ट 1 25 मार्क्स, पार्ट 2 25 मार्क्स, मतलब 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन होंगे। हो सकता है कि दोनों पार्ट एक ही सब्जेक्ट से हो। मान लो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों पार्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से है। कैलकुलस है, दोनों पार्ट कैलकुलस से है। एनालिसिस है, दोनों पार्ट एनालिसिस का है। या हो सकता है कि मान लो एक पार्ट लीनियर प्रोग्रामिंग का पूछ लिया, एक पार्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछ लिया, एक पार्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पूछ लिया, एक पार्ट मान लो कि लीनियर प्रोग्रामिंग का पूछ लिया, ऐसा भी हो सकता है। ये पैटर्न होता है। 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 300 मार्क्स। आप इसमें अगर 5 भी क्वेश्चन कर पाते हो तो आप 225+ मार्क्स ला सकते हो। 5 क्वेश्चन करना मतलब 10 पार्ट्स करना, 225+ आ सकता है। अगर सारे स्टेप्स आप अगर ठीक से लिखते हो, प्रॉपर लिखते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेप होता है, कुछ भी गैप नहीं छोड़ते हो आंसर में, तो आपको सारे मार्क्स, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। 5 क्वेश्चन, 5.5 क्वेश्चन, 6 के 6 अटेम्प्ट हो गए तो बहुत बड़ी बात है, चांस की बात है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। सिलेबस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो अधिक से अधिक मार्क्स आए। जो भी करें बढ़िया से करें, कुछ भी लूज पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, गैप नहीं छूटना चाहिए। जो पेपर पढ़ते हो उसको, जो भी एग्जाम में आता है ऑलमोस्ट सब चीज़ पढ़ना है, कुछ भी सिलेक्टिव नहीं होना। जो पेपर आप तैयार कर रहे हो, मतलब पेपर मतलब मैथ्स ऑप्शन में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो उस पर गैप नहीं छोड़ो, बढ़िया से तैयारी करो उसका, राइट। तो यू कैन सी सिलेबस में सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन ए की बात कर रहा हूं। हालांकि इसमें लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। इस सेक्शन में जो सिलेबस है, वेक्टर एनालिसिस पढ़ना है और स्टैटिक्स, डायनामिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स ये पढ़ना है। और इसके अलावा एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ना है। स्पेशली जनरली जो क्वेश्चन आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का आता है। तो मैंने बोला लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। सेकंड जो तुमको जानना है इसमें, मतलब मैं लिख सकता हूँ लीनियर अलजेब्रा प्लस मैट्रिसेस, ये लीनियर अलजेब्रा का ही पार्ट है। इसके अलावा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन,
इसके अलावा नेक्स्ट इज कैलकुलस। कैलकुलस इंक्लूड्स डिफरेंशियल इंटीग्रल, सब एडवांस्ड भी। इसके अलावा एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, देन वेक्टर एनालिसिस, देन स्टैटिक्स, डायनामिक्स प्लस हाइड्रोस्टैटिक्स, राइट। ये टॉपिक सब्जेक्ट हैं सेक्शन ए में। घबराना नहीं कि इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। आप अगर ये 3 भी पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन में। आप ये 3 पढ़ते हो तो 4 से लेके 5 क्वेश्चन तक मिल सकता है। 4 तो रहेगा ही, 4 रहेगा ही रहेगा, 4.5 भी हो सकता है, अगर चांस अच्छा है तो 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको 3 ही करने हैं, आपको 3 ही करने हैं, तो आप तो कर ही सकते हो, है ना, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। मैं बता दूं, जैसे कैलकुलस से 2 क्वेश्चन रहेगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी आधा 1 पार्ट रहता है। लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कैलकुलस से हो सकता है 2.5 क्वेश्चन हो जाए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल से पूरा क्वेश्चन हो जाए। 2.5 का मतलब 1 क्वेश्चन का 1 पार्ट, राइट। तो ये हो सकता है। तो आप 4 क्वेश्चन तो इन 3 टॉपिक को लेके आपको मिलेगा ही एग्जाम में। जो पिछले 4-5 एग्जाम को देखोगे तो आपको इस तरह का रहता है। तो ये 3 आप बढ़िया से कर लो, ऐसा करो कि कुछ छूटे ना। थोड़ा सा कैलकुलस आपका टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत कम समय लगेगा। लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस में कैलकुलस से कम समय लगेगा। कैलकुलस जनरली हम रियल एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं। रियल एनालिसिस सेक्शन सेकंड में है, पर कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस साथ पढ़ते हैं। ये तरीका होता है पढ़ने का कि बहुत सारा चीज़ कैलकुलस वाला रियल एनालिसिस पढ़ना होता है, तो इसीलिए दोनों साथ पढ़ते हैं। तो रियल एनालिसिस आपका सेक्शन 2 का वैसे सब्जेक्ट है। तो समझ गए कि ये 3 सब्जेक्ट बढ़िया से करना है। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट है, ऐसा करना है, इतने अच्छे से करना है कि कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल छूटे नहीं, राइट। मूविंग फर्दर हम सेक्शन सेकंड पे आते हैं, सेक्शन बी पे आते हैं। तो सेक्शन बी में क्या क्या है? सेक्शन बी में मॉडर्न अलजेब्रा है, मॉडर्न अलजेब्रा या इसको बोलो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। देन रियल एनालिसिस है, देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी शॉर्ट बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन न्यूमेरिकल एनालिसिस, राइट। इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर इसके अलावा रहेगा स्टैटिस्टिक्स और फिर मैकेनिक्स प्लस फ्लूइड डायनामिक्स या हाइड्रोडायनामिक्स जिसको बोलते हैं। ये सब्जेक्ट है सेक्शन बी का। मॉडर्न अलजेब्रा थ्योरेटिकल होता है तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, हालांकि 1 क्वेश्चन इससे आता है ना। रियल एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप कैलकुलस भी कर रहे हो सेक्शन 1 में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट डू, न्यूमेरिकल एनालिसिस मस्ट डू, लीनियर प्रोग्रामिंग मस्ट डू। न्यूमेरिकल एनालिसिस या लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान है, बहुत कम समय लगेगा पढ़ने में, ठीक है। इतना ये 4 टॉपिक लिखा, रियल एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आप 4 करें। सेक्शन बी में थोड़ा सा मैं बता दूं कि हो सकता है ये 4 करने से आप 3 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट ना ले पाए, क्योंकि होगा क्या, इन चारों को क्वेश्चन हो सकते हैं 5 क्वेश्चन में हो, लेकिन किसी क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे, तो एक पार्ट मान लो न्यूमेरिकल एनालिसिस का है तो और एक पार्ट मान लो मैकेनिक्स का आ गया या फ्लूइड डायनामिक्स का आ गया या स्टैट्स का आ गया, ये हो सकता है। लेकिन मैं तभी बताऊंगा कि 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक, 2 क्वेश्चन मतलब 4 पार्ट,
मतलब एक क्वेश्चन का दोनों पार्ट, 4 पार्ट, या 2.5 दो क्वेश्चन पूरा, दो पार्ट, और एक क्वेश्चन का एक पार्ट, या 3 क्वेश्चन, 6 के 6 पार्ट आपको इन 4 टॉपिक से मिल सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं, इन चारों टॉपिक को देखोगे तो 4-5 क्वेश्चन में एक पार्ट भी कम से कम इन सब टॉपिक से रहता है, लेकिन आपको तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, दोनों पार्ट उसका अटेम्प्ट लेना है। तो मैं बता दूं, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, 2, 2.5 या 3 आप अटेम्प्ट लो, 3 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना होता है, ठीक है। पहले वाले में 3 आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, जितना मैंने सिलेबस बोला करके। इसमें मिनिमम 2, अगर बहुत लक खराब है तो 2, 2.5 तो मिल ही जाता है इन 4 टॉपिक से। तो वैसे भी 5 से लेके 6 क्वेश्चन, 5 अटेम्प्ट हो जाए तुमसे, 5.5, 5.5 हो जाए, या 6 अटेम्प्ट हो जाए, जो सिलेबस मैंने सेक्शन ए में बताया और जो सेक्शन बी में बताया, मिल जाएगा। अगर तुम और थोड़ा श्योर होना चाहते हो, मैं मॉडर्न नहीं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, सब लोगों को इसमें मज़ा नहीं आता है, बहुत लोग इसको एंजॉय नहीं करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा को, तो मैं बोला अवॉइड कर सकते हो। हालांकि है इंटरेस्टिंग चीज़, लेकिन थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। आपका यहाँ पे कोई मतलब यूनिवर्सिटी टॉप करने वाली बात नहीं होती है इस एग्ज़ाम को देखकर। आपको अच्छे रैंक से पास करना है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिकली आपको ठीक ठाक आपको देखना पड़ेगा क्या करें जिससे कुछ ज़्यादा मार्क्स आता है, ज़्यादा मार्क्स आएगा। इसीलिए मैंने 4 टॉपिक का, हाँ स्टैट्स के भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिलेक्टेड। मैं ऐसे प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, ये सब चीज़, कोरिलेशन पढ़ लिया, क्वेश्चन जनरली पूछता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना, डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़ सकते हैं। कोरिलेशन वगैरह पढ़ सकते हैं, जबकि जनरली उससे क्वेश्चन आता है। तो आप पिछले 4-5 साल के एग्जाम का देख लो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो वो टॉपिक स्टार्ट से पढ़ सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि तो आप श्योर हो सकते हो कि 3 क्वेश्चन मिल जाए कहीं। हालांकि स्टार्ट्स के सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने के बाद भी 3 मिलेगा ये नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये 4 टॉपिक की बात की है, क्योंकि हो सकता है स्टार्ट्स का पूरा क्वेश्चन आ जाए, और नहीं तो किसी क्वेश्चन के साथ मिक्स कर दे, एक ही पार्ट आए, है ना। तो इसके अगर 3 के लिए श्योर होना है तो आपको सिलेबस पूरा करना पड़ जाएगा। पूरा करना कोई वाइज डिसीजन नहीं है। आप 2.5 क्वेश्चन ही कर पाते हो, 2 ही कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं, आप 3 फर्स्ट में अटैम्प्ट ले लोगे, ठीक है। तो मैंने बोला ना 5 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट, या 5.5 या 6, है ना, काफ़ी है। तो ऊपर मैंने 3 टॉपिक, 3 सब्जेक्ट, और यहाँ पे 4 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट तो करना ही करना है, जिससे आपका मतलब 7 सब्जेक्ट की बात करोगे तो लगभग 50 to 60% सिलेबस है ये टोटल सिलेबस का। स्टार्ट्स सिलेक्टेड टॉपिक करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं करो। सिलेक्टेड कहने का मतलब ये है कि आप पिछले 5 साल का क्वेश्चन देखो और देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वो कर सकते हो। जनरली देखोगे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन से है, कोरिलेशन से क्वेश्चन है, ये सब टॉपिक आप कर सकते हैं, राइट। तो ये तो बताया कि आपको क्या करना चाहिए। मैं लाइव क्लास में ऊपर का 3 टॉपिक सब्जेक्ट जो लिखा था वो पढ़ाऊँगा, और ये 4 तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। अगर टाइम बचेगा तो स्टार्ट्स का सिलेक्टेड टॉपिक भी कराऊँगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो मैंने बोला जो भी सब्जेक्ट करना, कुछ भी गैप नहीं छोड़ना, उसमें आपको सारा ही करना है। आप डोंट लीव एनीथिंग। जो सब्जेक्ट करना उसको बढ़िया से करना है, जितने भी टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं वो सब करना है, और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बुक्स क्या क्या पढ़ें इन टॉपिक में। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो, मैथ्स का बैकग्राउंड ठीक ठाक है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे लाइव क्लास में आते हो तो आपको थोड़ा समय कम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ मैं क्लास में ही सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो समय कम लगेगा। बेसिकली जितने टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैं क्लास में बता ही दूंगा, तो थोड़ा समय कम लगेगा और आपका थोड़ा तैयारी करना आसान हो जाएगा। फिर भी आप खुद से करना चाहते हो तो मैं बुक्स बता रहा हूँ, आप बुक्स लिखें। जैसे सेक्शन ए की बात करते हैं। पहला सेक्शन मैट्रिसेज। कृष्णा सीरीज की किताब आप पढ़ें, कृष्णा सीरीज की किताब पढ़ें। ए आर वशिष्ठा साहब ने लिखा है, ऑथर ए आर वशिष्ठा है, वो पढ़ लें। लीनियर अलजेब्रा, ये भी मैं कृष्णा सीरीज ही बोलूँगा, ठीक है। इसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन,
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें एमडी राय सिंघानिया, एमडी राय सिंघानिया की किताब ले लें। मोटी किताब है, उसे घबराना नहीं है। आपको जो टॉपिक पढ़ना है वही पढ़िएगा। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये पढ़ना है आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये पढ़ना है, तो वही टॉपिक आप पढ़ें। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व है, सॉल्व ही आप देख लो, राइट। और फिर आया कैलकुलस। कैलकुलस में आपको 2-3 किताब पढ़ने पड़ेंगे, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस का, इंटीग्रल कैलकुलस का, एडवांस्ड कैलकुलस का, ये सब किताब। तो ये सब कृष्णा सीरीज में आपको मिल जाएगा। कृष्णा सीरीज की किताब है, 2-3 किताब है कृष्णा सीरीज का, तो आप ले सकते हो इसको। कृष्णा सीरीज मेरठ का पब्लिकेशन है। कृष्णा सीरीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे। आप डायरेक्ट एग्जाम में उसी क्वेश्चन को पिक किया जाता है, सेम क्वेश्चन को, तो आप कृष्णा सीरीज की किताब पढ़ सकते हो। मेरठ का पब्लिकेशन है। इसीलिए कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, ये किताब पढ़नी पड़ेगी आप। ये सेक्शन ए के किताब हो गए। किताब जो भी पढ़ना एक ही पढ़ना और उसको बार बार पढ़ना, उसको बार बार पढ़ना। और फिर सेक्शन बी में, सेकंड सेक्शन में जो मैंने टॉपिक बताया है उसमें कहाँ से पढ़ना है, तो जैसे एनालिसिस, एनालिसिस के लिए एक ही किताब बोलूँगा, एससी मल्लिक एंड सबिता अरोड़ा। ये किताब आप पढ़ें, बढ़िया किताब है। डायरेक्ट क्वेश्चन पिक होता है इससे, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे, राइट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी, अगेन एमडी राय सिंघानिया। जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, पिक दैट, पिक दोज टॉपिक फ्रॉम एमडी राय सिंघानिया एंड पढ़ लो। आप पूरा किताब नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक आपको पढ़ना है सिलेबस देखो, अकॉर्डिंगली आप पढ़ लो। सिलेबस के साथ साथ पिछला पेपर भी देखो तो ज़्यादा क्लियर रहोगे कैसा क्वेश्चन आता है, उसी तरह क्वेश्चन आप इससे करें। अब बचता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग या ऑपरेशन रिसर्च ही बोलते हैं इसको। इसके लिए मैं बताता हूँ, कांति स्वरूप की किताब पढ़ें, कांति स्वरूप। फिर वही टॉपिक जो पढ़ना है आपको वही पढ़ना है। जैसे आपको सिंप्लेक्स मेथड पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, असाइनमेंट पढ़ना है, ड्यूअलिटी पढ़ना है, वो सब टॉपिक आप इसे पढ़ लो। क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व है, आप सॉल्व क्वेश्चन ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बचता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप शास्त्री की किताब पढ़ सकते हो। शास्त्री बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व है। लेकिन जो आपका सिलेबस है वही पढ़े, पिछला क्वेश्चन भी देख लें 2-4 साल का, तो आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन आता है। शास्त्री किताब से पढ़ सकते हो। एक और किताब है, थोड़ा मोटा है, वो जैन, आयंगार एंड जैन। थोड़ा सा शास्त्री से डिफिकल्ट होगा वो किताब, जैन, आयंगार एंड जैन, बट मैं बोलूँगा शास्त्री से आप पढ़ लो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके काम का मिल जाएगा जो एग्जाम में आता है। सिलेबस देखें, वही टॉपिक करें, प्लस पिछला 2-4 साल का क्वेश्चन देख लें, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला था कि स्टैट्स का सिलेक्टेड टॉपिक करना चाहते हो, अगर मन है, आपको लगता है अच्छा है स्टैट्स, तो स्टैटिस्टिक्स में इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का किताब है, प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैट्स। ये किताब है एससी गुप्ता की, एससी गुप्ता। इससे आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है। डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन पिक किया जाता है। उसमें सिलेक्टेड टॉपिक प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ सकते हो, कोरिलेशन पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप सिलेबस देख लो, ये टॉपिक देख लो, और क्वेश्चन पिछले 4-5 साल का, 4-5 एग्जाम का देख लो, आपको पता चल जाएगा यहीं से जनरली क्वेश्चन। अगर करना चाहते हो, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, राइट, ओके। तो ये तो मैं बुक्स के बारे में आपको बता दिया कि ये बुक्स जो आपको पढ़ने, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो उनके लिए बताया। मैं ये 67th मेंस एग्जाम के लिए ओरिएंटेशन लेक्चर ले रहा हूँ। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा 68th बीपीएससी मेंस वाला भी देख रहा है तो उनके लिए भी ये सूटेबल है।
कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मेरा लाइव क्लास कर सकते हैं करना चाहें तो, या सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगर उनका मैथ्स अच्छा है, मैथ्स पढ़ने में मन लगता है, मेरे साथ रहोगे तो थोड़ा कम समय लगेगा, चीज़ें जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगी, और जितने एग्ज़ाम के पैटर्न वाले क्वेश्चन है वो मैं इस क्लास में करा ही देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा अपने क्लास के बारे में बता दूं कि मैं क्या कराऊंगा। जो लाइव क्लास होगा उसमें डिटेल्ड क्लास होगा। डिटेल्ड क्लास का मतलब क्या है कि थ्योरी कॉन्सेप्ट सब होगा, प्लस प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में आते हैं। ऑलमोस्ट सारे पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन, क्या स्टेप्स है, क्या करना चाहिए वो। तो ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑल टाइप जो एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस होगा। डिटेल क्लास का मतलब यही है, थ्योरी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स जो ऑल टाइप जो एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस होगा, ठीक है। और सिमिलर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा क्लास में कि आप घर पे इसको प्रैक्टिस करो, उसका आंसर क्या है, आंसर की क्या है बता दिया जाएगा। ये सिमिलर प्रॉब्लम्स आपके घर के लिए दे दिया जाएगा, आप घर पे करोगे और उसका आंसर की दे दिया जाएगा। अगर दिक्कत होता है तो आप अगली क्लास से पूछ सकते हो, या प्रॉब्लम क्लास होगा उसमें आप उसको डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद जो क्लास में मैं लिखूंगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। टेस्ट ऑनलाइन ही होगा क्योंकि बच्चे तो बाहर से जुड़ेंगे। टेस्ट में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट और कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे जो इस लाइव क्लास के साथ जुड़ा हुआ ये सब चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम कराने वाले हैं, और इसके अलावा डाउट क्लास होगा ही होगा। डाउट हमसे आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ के पूछ सकते हो, जूम सेशन भी कर सकते हो। अगर पर्सनल बहुत सारा डाउट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्लासेज होंगी। मैंने बोला कि जो क्लास में लिखा जाएगा वो पीडीएफ दिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अगर चीज़ें हैं तो उसका पीडीएफ, जेरोक्स का पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, कुछ फुल लेंथ टेस्ट ऑनलाइन होंगे जिसको पर्सनली इवैल्यूएट करके क्या आप गलती कर रहे हो ये सब आपको बता दिया जाएगा, राइट। तो आई होप आई एम डन विथ दिस ओरिएंटेशन लेक्चर। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसको जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हो। प्रशांत, मुकेश कुमार, देव, गुड मॉर्निंग, मैंने देखा नहीं तुम्हारा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैं कमेंट में नीचे देख रहा हूँ, कुछ भी पूछना आप चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। एनी डाउट? कुछ क्लासेज को लेके कैसे क्लास चलेगी? ये क्लास, एक चीज़ और बताना भूल गया, शाम में चलेगी, शाम में, इवनिंग में क्लास होगी। जब आप फ्री हो जाओगे अपने डे टाइम से तो ये क्लासेज इवनिंग में चलेगी। 2-2 घंटे की क्लास होगी। जो क्लास लाइव होगा वो क्लास आपको रिकॉर्डेड ही मिल जाएगा, तो आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। अभी तक मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया है, या जो डाउट पूछना चाहते हो कुछ भी नहीं आया है। आप पूछना चाहते हैं पूछें, मैं देख रहा हूँ। अभिनंदन कुमार ने पूछा है कि मॉडर्न अलजेब्रा में टॉपिक क्या होता है। मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप रिंग फील्ड होता है, ग्रुप रिंग फील्ड होता है। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है ये, क्योंकि ग्रुप है तो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जो सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो उसको ग्रुप बोलते हैं। कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो वो रिंग होता है, फील्ड होता है, ये सब पढ़ना होता है। अभिनंदन कुमार, ग्रुप, रिंग एंड फील्ड। अगर आप मैथ्स से ऑनर्स वगैरह किए हैं तो आपको पता चल गया होगा क्या टॉपिक है उसमें, राइट। और कुछ पूछना है किसी को? आई एम जस्ट लुकिंग एट द चैट, लाइव चैट, यू कैन आस्क मी एनी अदर डाउट। कोई डाउट हो तो आप पूछो। बैच टाइमिंग
गुलनार खान शाम में होगा 7:30 to 9:30, राइट। गुलनार खान 7:30 to 9:30, जो मैं सोच रहा हूँ कि ये सबको सूट करेगा, क्योंकि आप डे से डन रहेंगे तो आप 7:30 to 9:30 कर लो क्लास, 2 घंटे क्लास होगी, लाइव क्लास। मैंने बोला जो लाइव होगा वो रिकॉर्डेड ही मिलेगा, तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। और कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछें। एनीथिंग रिलेटेड टू बैच, सिलेबस या कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो तो यू कैन आस्क मी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर डाउट, लुकिंग एट द लाइव चैट। अगर किसी को रिकॉर्डेड भी लेना है तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, वो बैच ऑलरेडी चल रहा है रिकॉर्डेड वाला, आप उसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हैं, ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बहुत सारे टॉपिक रिकॉर्ड करते हैं, वो बैच अलग चल रहा है, रिकॉर्डेड बैच। और कोई डाउट है किसी को तो प्लीज़ पूछें। एनी डाउट, एनीथिंग यू कैन आस्क, एनीथिंग यू कैन आस्क। ऑलमोस्ट मैं सब चीज़ बता ही दिया हूँ इस लेक्चर में, क्या कैसे सिलेबस कितने दिन में खत्म हो जाए। प्रीति राजपूत 150 घंटे, 150 आवर्स समझो तुम, 2-2 घंटे का 75 सेशन। प्रीति राजपूत, तो मान के चलो कि अगर कम टाइम है तो 2.5 महीने, नहीं तो 3 महीने, ठीक है। 150 आवर्स प्रीति, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो कुछ नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली। एनी अदर डाउट प्लीज आस्क, आई एम जस्ट लुकिंग एट द लाइव चार्ट, आप पूछ सकते हैं। सिलेबस में मैंने बोला है जो टॉपिक मैं वही क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे तुम्हारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे 5.5 से लेकर 6 तक। हालांकि उससे उस सिलेबस से 7-8 क्वेश्चन एग्जाम में होंगे, लेकिन आपको तो करना 6 ही है। मैंने पहले ही बताया कि आपको कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम टॉप नहीं करना है, इस एग्जाम में आपको टॉप करना है। और कुछ पूछना है किसी को? जस्ट आई एम लुकिंग एट द लाइव चैट, लुकिंग फॉर योर क्वेश्चंस। प्रीति राजपूत, गुलनार खान, अभिनंदन कुमार, प्रशांत चंडेल, मुकेश देव, और भी कुछ पूछना है बताओ। इंडियन फर्स्ट अपना नाम रखे हो। पेपर 2 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर? अरे क्वेश्चन जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में तुम्हें क्वेश्चन देगा और बोलेगा इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करो। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम देगा, बताओ कि क्या इसका आंसर है। एकदम न्यूमेरिकल आते हैं, राइट। अनुराग सिंह, बीपीएससी मेन मैथ से कितने स्टूडेंट का? हाँ, पहले तो मैं इंडियन फर्स्ट को और बता दूं, और उसके अलावा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। इसके अलावा मार्किंग स्कीम मैंने बताया है, मार्किंग स्कीम स्टेप वाइज मार्किंग होता है। अगर तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हो, स्टेप सारे सही हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो 25 में 25 मार्क्स मिल सकते हैं। 25 में 25। अगर तुम आधा ही स्टेप्स लिखे हो तो आधे मार्क्स मिलेंगे, राइट। अनुराग सिंह, एग्जैक्ट बताना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन मैं बता दूं टॉप 20 में बच्चे मैथ्स के रहते ही रहते हैं। इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट एग्जाम का टॉपर भी मैथ्स का ही है, सेकंड टॉपर भी मैथ्स का ही है अनुराग सिंह। बहुत सारे बच्चे मैथ्स से रहते हैं, काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट आजकल है बीपीएससी में। एग्जैक्ट नंबर बताना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मैं बता सकता हूँ 300 में 280 81 मार्क्स भी आए हैं, 282 जो किसी भी ऑप्शनल में नहीं आया है। इतने नंबर आते हैं, इतने मार्क्स आते हैं। एनी अदर डाउट प्लीज पूछे। एनी अदर डाउट?
इंडियन फर्स्ट तुम पूरा ये लेक्चर सुन लेना, जिसमें मैं सारा चीज़ बताया हूँ जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, कितना करना चाहिए, कितना सिलेबस तुम्हें करना है, वो सब बताया मैंने इसमें, तो पूरा आप इसको देख लेना। राइट, एनी अदर डाउट प्लीज़। जो लेट ज्वाइन किए हो बाद में भी पूरा ये ओरिएंटेशन लेक्चर देख लेना, तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। एनी अदर डाउट? इंडियन फर्स्ट आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो 12th तक मैथ्स अगर बहुत अच्छा रहा है, मैथ्स पढ़ने में मन लगता है, बोर नहीं होते हो तो ले सकते हो। मैं ये बात इस लेक्चर में डिस्कस किया हूँ। बुक लिस्ट ऑलरेडी अनुराग सिंह बता दिया हूँ, मैं इस लेक्चर में बुक लिस्ट ऑलरेडी बता दिया हूँ, आप पूरा देख लेना इस लेक्चर को। बुक लिस्ट किस टॉपिक में क्या पढ़ना है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप लगता है लेट ज्वाइन किए हो, मैं ऑलरेडी सब चीज़ बता चुका हूँ। और कोई डाउट है प्लीज पूछें। वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, लुकिंग एट लाइव चैट। प्रीति राजपूत क्लास शेड्यूल बताया तो मैंने, 20 जुलाई से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है, 20 जुलाई से शाम का बैच होगा, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। 20 जुलाई से ये लाइव बैच है, टाइमिंग 7:30 to 9:30, 7:30 to 9:30 शाम का, इवनिंग का टाइम है। 20 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होगा, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, तुमको कन्फ्यूजन ना रहे। 20 जुलाई 2022, टाइमिंग 7:30 PM to 9:30 PM। राइट, ये है। कौन कर सकता है? जो 67th दे रहा है या 68th दे रहा है, दोनों ही कर सकता है इसको। राइट, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? लुकिंग एट द लाइव चार्ट, किसी को और भी कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। नो डाउट? अब और कोई डाउट नहीं है किसी को? अगर डाउट नहीं है तो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। अभिनंदन कुमार, फीस वगैरह के लिए आप ऑफिस में कॉल कर लें, आपको फीस बता दिया जाएगा। इट्स नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस फी एंड एवरीथिंग। आप मोबीशाला कॉल कर लें, ऐप डाउनलोड कर लें। शुरू में ही जो बैनर लगा था उसमें नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, उस पर कॉल कर लें आप। जो इस लेक्चर के बैनर लगे हुए हैं उस पर नंबर लिखा हुआ है। राइट, चलिए, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक यू।